तो देखो पिछले पार्ट में हमने 6 नीड्स तक कवर कर लिया था, अपना स्टॉक ऑप्शन तक कवर कर लिया था। इसमें कमीशन और पर्क्स को कवर कर देते हैं। कमीशन दोबारा से बता देता हूँ एक बार। कमीशन के अंदर हमारा कमीशन अगर हम किसी इंप्लॉय को दे रहे हैं तो वो 2 नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, साइकोलॉजिकल को और एस्टीम को। साइकोलॉजिकल नीड्स क्यों सेटिस्फाई होंगी? क्योंकि सर्वाइवल, पैसा मिल रहा है। एस्टीम नीड्स क्योंकि रिकॉग्निशन मिल रहा है। हमारा कमीशन वगैरह सेल्स डिपार्टमेंट वगैरह में दिया जाता है। सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ की जो मार्केटिंग में काम करते हैं, किसी से इन्फॉर्मेशन लेके देखना तो तुम्हें पता लगेगा, जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं उनकी सैलरी तो फिक्स होती है, लेकिन उनका जो टारगेट होता है सामान को बेचने का, उस टारगेट को अगर वो पूरा कर लेते हैं, उसके अलावा भी सामान बेचते हैं, तो उन्हें अलग से कमीशन मिलता है। तो वो हमारा इसमें आ जाता है, ये रिकॉग्निशन का काम करता है। और इसी के बेसिस पे ज़्यादातर कंपनीज में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या फिर एम्प्लॉय ऑफ द वीक या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर जो है वो चुने जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा इसमें आ जाता है। पर्क्स या पर्क्यूसेट्स क्या होते हैं? कभी कभी कोई कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अक्सर वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी के अलावा अदर बेनिफिट्स देती हैं, जैसे कि घर दे देंगी रहने के लिए, कार दे देंगी ऑफिस से घर जाने के लिए, घर से ऑफिस जाने के लिए। या हम बात करें आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, काफ़ी तरीके के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ये हमारे पर्क्स में आते हैं। अब इनसे भी 2 इच्छाएँ पूरी होंगी आपकी। कौन कौन सी 2 इच्छाएँ पूरी होंगी? मत ठीक, इससे हमारी एस्टीम नीड्स पूरी होंगी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब रीज़न वही रहेंगे जो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं। सेल्फ एस्टीम क्यों रहेगी? रिकॉग्निशन। आप रिकॉग्नाइज की जा रहे हो तभी तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्यों देखने को मिलेगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसलिए देखने को मिलेगा कि इससे आपकी ग्रोथ हो रही है, या आपकी ग्रोथ को शो कर रहा है। आप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है, या आप ये इसके अंदर ये भी लिख सकते हो, पर्सनल ग्रोथ हो गई। इसके अलावा आप प्रोफेशनल फुलफिलमेंट देखने को मिल रहा है, पर्सनल फुलफिलमेंट देखने को मिल रहा है आपको, तो आप ये भी इसके अंदर लिख सकते हो। ये इसके रीजंस होगा। तो फिर से बता देता हूँ केस स्टडी में क्या सीन होगा। केस स्टडी में हमारा कुछ ऐसा सा सीन होगा, आपको केस स्टडी दे रखी होगी और उसमें आपको इंसेंटिव्स बता रखे होंगे। उन इंसेंटिव्स को वो पूछेंगे कि कौन सी साइकोलॉजिकल नीड में वो आते हैं। पे एंड अलाउंस साइकोलॉजिकल नीड में आएंगे, ठीक है। बोनस जो है आपका एस्टीम और सेफ्टी नीड्स में आएगा। रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेजेस जो है आपकी साइकोलॉजिकल नीड पूरा करेगी, क्योंकि सर्वाइवल में काम आ रहा है, और सेफ्टी नीड्स को पूरा करेगी। इसी के साथ साथ देखा जाए जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग है वो एस्टीम नीड्स रिकॉग्निशन को पूरा करेगी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, ग्रेजुइटी वगैरह ये आपकी सेफ्टी नीड्स पूरा करेंगे, क्योंकि आपका फ्यूचर बुढ़ापा सिक्योर कर रही हैं। स्टॉक ऑप्शन आपकी एस्टीम नीड्स को पूरा करेंगे, क्योंकि ये आपको रिकॉग्निशन दे रही हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें ग्रोथ मिल रही है। आपकी ग्रोथ हो गई, आप पहले एम्प्लॉय थे, अब एम्प्लॉय से कंपनी के मालिक बन गए, भैया शेयर मिल गए तुम्हें। ठीक, कमीशन की अभी हमने बात करी, साइकोलॉजिकल और एस्टीम नीड्स को पूरा करेगा। पर्क्यूसाइड्स हमारे एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस को। तो यही सबसे बड़ी बच्चे क्या दिक्कत होती है कि पहचानी कौन सी जाए, कौन सी नीड किस में जाती है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ। ठीक, तो ये इसका सोल्यूशन है। अब बाकी आगे बढ़ते हैं। अगर नॉन फाइनेंशियल दे रखी है तो कैसे पहचानेंगे? तो इसका भी तरीका है अपने पास, उसकी भी कोई टेंशन नहीं, ये भी 8 तरीके की होती है। सबसे पहले से चलते हैं। सबसे पहला आता है आपका स्टेटस। तो स्टेटस तो अपने आप आ रहा है, किस में आ रहा था? एस्टीम नीड में। स्टेटस से रिकॉग्निशन देखने को मिलेगा हमें, ये हमारा रीज़न हो गया इसके आगे। तो आप ये लिख देना। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अभी हम पढ़ के आए थे, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच के रिश्ते कितने अच्छे हैं, ठीक है। ये हमारी 3 इच्छाओं को पूरा करेंगे। कौन कौन सी 3 इच्छाएं? सेफ्टी की इच्छा को, कैसे सेफ्टी की इच्छा को पूरा करेंगे? जॉब सिक्योरिटी देंगे। आपके सुपीरियर से सबॉर्डिनेट अच्छे हैं तो जॉब की सिक्योरिटी है, जॉब स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, जॉब जाने का खतरा कम है, ठीक। इसके अलावा सोशल नीड्स को पूरा करेंगे, आपकी बिलोंगिंग नीड्स को पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट मतलब सुपीरियर सबॉर्डिनेट साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, हमें टीम वर्क देखने को मिलेगा, ठीक। इसके अलावा हम बात करें, एस्टीम नीड्स भी आपकी पूरी होंगी इससे, ठीक। रिकॉग्निशन मिलेगा। ये सबसे एंड में इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे लीस्ट देना, बेसिकली इन दोनों को ही ऊपर पूरा करना एग्जाम के अंदर। तीसरा अगर हम बात करें तो हमारा होता है कैरियर एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटीज। अब इससे क्या फायदा होगा?
ये किस में आएंगी, तो इससे हमारी दो पूरी होंगी। पहले तो एस्टीम नीड्स, आपको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक, तो एस्टीम नीड्स पूरी होंगी, प्रमोशन हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, ये समस्याएं पूरी होंगी इससे। अगला अगर हम बात करें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्यों है, क्योंकि आपका पर्सनल या प्रोफेशनल जो ऑब्जेक्टिव होगा वो फुलफिल होगा, पर्सनल फुलफिलमेंट देखने को मिलेगा हमें इसमें, ठीक है। तो ये हमारी इन नीड्स को पूरा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी हैं। चौथी ले लेते हैं जॉब एनरिचमेंट, ठीक। देखो मोस्टली ये नीड्स हमारी किस में जाएंगी, एस्टीम्स में जाएंगी या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जाएंगी। शुरुआत की भी दो भी देख लो, ठीक है, एस्टीम में जा रही हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जा रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जरूर सेफ्टी में चली गई, ये भी हमारी एस्टीम में चली गई। तो नॉन फाइनेंशियल हमारी एस्टीम्स में आती हैं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आती है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। या फिर वो सोशल बिलोंगिंगनेस में भी आ सकती है, ठीक है, जैसे टीम वर्क वगैरह का आ जाए कहीं से, जैसे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन हम पढ़ेंगे तो वो सोशल में आ जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे आगे पढ़ते हैं, जॉब एनरिचमेंट देखते हैं फटाफट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि अगर हम बात करें कि आपको एक तरीके से काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ जॉब्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चैलेंजिंग जॉब्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप एक काम कर करके पक गए हो, कह रहे हैं यार ये तो बच्चों का खेल है, अभी कर देंगे 2 मिनट में, तो आपको नए जॉब्स दिए जा रहे हैं, आपको आपकी स्किल्स को शो करने का मौका दिया जा रहा है, ठीक। जॉब एनरिचमेंट में ध्यान रखना, स्किल्स को शो करने का मौका दिया जाएगा, ठीक। तो ये हमारा इसके अंदर आता है। इससे कौन कौन सी पूरी होगी, एस्टीम नीड्स, रिकॉग्निशन, और कौन सी पूरी होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्यों, क्योंकि आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, ठीक। इसके अलावा चौथा जॉब सिक्योरिटी, ये तो खैर बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सेफ्टी में चला जाएगा अपने आप ही। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, ये भी आपका एस्टीम में चला जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। दो बचते हैं, ठीक, कौन कौन से, सातवां एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मतलब हम डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय के सजेशंस को सुन रहे हैं, उससे पार्टिसिपेट करा रहे हैं, ठीक। तो इससे क्या होगा, अगर इससे बात करें तो उसकी सोशल नीड्स भी पूरी होंगी, क्योंकि वो टीम का हिस्सा माना जाएगा, टीम वर्क। इसके अलावा एस टीम नीड्स, उसके सजेशन सुने जा रहे हैं तो उसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, रिकॉग्निशन। इसके अलावा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक। उसे क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि हम एम्प्लॉय को उसके फुल पोटेंशियल पे काम करने का मौका दे रहे हैं, ठीक। हेल्प टू रीच देम फुल पोटेंशियल, हेल्प टू रीच फुल पोटेंशियल, हम एम्प्लॉय को उसके फुल पोटेंशियल पे रीच करने में मदद कर रहे हैं। आठवां आ जाएगा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ये क्या है, एम्प्लॉय के हाथ में जादुई शक्तियाँ देना। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम प्रोवाइड करना, कि वो जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं। इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, ठीक। इसके क्या होगा, फ्रीडम जब एम्प्लॉय को हम प्रोवाइड करेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस हमारी कौन सी इच्छाओं को पूरा करेगा, तो ये हमारी एस्टीम नीड्स को पूरा करेगा, क्योंकि इससे आज़ादी मिल रही है एम्प्लॉय को, रिकॉग्निशन देखने को मिलेगा, और इसके अलावा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा करेगा आपकी, ठीक, क्योंकि कॉन्फिडेंस वगैरह मिल रहा है। तो ये आपकी नीड हायरार्की थ्योरी थी, ये इस तरीके से एग्जाम में पूछी जाएगी, तो इस तरीके से इसे नोट कर लेना, ठीक। यहाँ अच्छे से नोट भी करा दिया है मैंने, इसलिए इतनी मेहनत करके लिखा है, इसे नोट भी कर लेना अच्छे से, खास तौर से इंसेंटिव्स के बारे में, ठीक।
और कोई समस्या हो तुम लोग पूछ ही सकते हो, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। ठीक, तो ये हमारा मोटिवेशन कंप्लीट हो गया। मोटिवेशन के बाद जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है लीडरशिप। अब लीडरशिप होती क्या है? सबसे पहले लीडरशिप एक एक्टिविटी होती है या प्रोसेस होता है। एक्टिविटी मानने से ज़्यादा बेटर है। ये एक एक्टिविटी होती है क्या, किसकी? इन्फ्लुएंसिंग पीपल की, लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालने की। ठीक, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव काम मतलब हासिल किए जा सकें। ठीक, मैनेजर्स जो हैं हर लेवल पे जो है लीडर्स माने जाते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, इसलिए उनको लीडरशिप की जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक, तो इसके फीचर्स पढ़ लेना, नॉर्मल बुक में दे रखे हैं, इजी इजी फीचर्स हैं, एक एक लाइन के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जैसे कि है इन्फ्लुएंस बिहेवियर। अब बिहेवियर इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए फीचर्स के ऊपर मैं जा नहीं रहा हूँ। मुझे लगता नहीं कि आएगा, केस स्टडी आएगी तो लीडरशिप स्टाइल्स पूछे जाएंगे। ठीक, तो इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑब्वियस सी बात है भैया, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो पहला तो वही हो गया कि ये इन्फ्लुएंस करेगा लोगों को ताकि वो ठीक, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, मतलब लीडरशिप जो होती है एक एबिलिटी होती है लोगों की जो जिससे वो लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, मतलब लीडरशिप से लोगों के बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है। कॉमन गोल्स, इट इज़ एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लीडरशिप का प्रोसेस होता है ये किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल किया जा सके। कंटिन्यूस प्रोसेस, लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी तब तक लीडरशिप चलती रहेगी। सिचुएशनल, मतलब सिचुएशनल का कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है लीडरशिप का। लीडरशिप के 3 स्टाइल हैं वैसे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई भी लीडर या कोई भी मैनेजर एक ही स्टाइल को फॉलो करे। हर सिचुएशन में वो अलग स्टाइल को फॉलो करता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टाइल फॉलो किए जाते हैं। तो अब हमें इसमें लीडरशिप स्टाइल्स को ही अच्छे से पढ़ना है आपके, और उसके अलावा कुछ ध्यान नहीं देना है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेंगे, इसके सब देख लेंगे, कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो 3 पार्ट में बांट लेते हैं क्योंकि हमारे लीडरशिप के 3 ही टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ऑटोक्रेटिक, दूसरा होता है फ्री रेन, ठीक है, इसे लेस फेयर भी कहते हैं। तीसरा होता है डेमोक्रेटिक, इसे लेस फेयर भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, स्पेलिंग गलत लिखिए, LILAI होगा, EZ और EZ आएगा। ठीक, तो ये हमारा लेस फेयर है। तो ये 3 मेथड होते हैं। अब ये तीनों मेथड में होते क्या है एक एक करके समझते हैं आराम आराम से, एक एक करके समझेंगे, डिफरेंस वाइज समझाता जाऊंगा क्योंकि डिफरेंस भी आ सकता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक मतलब हिटलर से जोड़ लो, तानाशाह। ठीक, लीडर का आदेश ही सब कुछ है इसके अंदर, मतलब सारे फैसले यहाँ पे लीडर लेता है। तो इसमें पहला हो जाएगा लीडर टेक्स ऑल डिसीजन, लीडर ही सारे फैसले लेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रखने हैं इस सारे फैसले इसके वही लेगा। लीडर का फुल कंट्रोल होगा, ठीक है, लीडर का फुल कंट्रोल होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और डिसीजन मेकिंग पावर इज सेंट्रलाइज्ड, जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो हमारी सेंट्रलाइज्ड होगी। ठीक, ये हमारा होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर। ठीक, क्या होता है इसमें लीडर ही सारे फैसले लेगा, उसका पूरा कंट्रोल होगा एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, पूरी डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पे सेंट्रलाइज होगी, डिसेंट्रलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, हिटलर वाला सीन होगा यहाँ पे। अगला, बॉस गिव ऑर्डर्स, यहाँ पे बॉस ऑर्डर देगा एंड एम्प्लॉय विल फॉलो या ओबे। ठीक, एम्प्लॉय उन्हें फॉलो करेगा या ओबे करेगा। तो ये हमारा इसके अंदर आ जाता है।
तीसरा अगर हम लें तो इसमें एक डायग्राम जरूर बनाना। बॉस हो गया, बॉस के नीचे वर्कर होंगे, हमारा वर्कर 1, वर्कर 2 और वर्कर 3। ठीक, ये हमारा हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना, वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब लीडर जो है वो एम्प्लॉयज़ की कोई बात नहीं सुनेगा, वो खाली ऑर्डर देगा इन्हें कि ये काम करो, ये काम करो। यहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ की कोई भी बात नहीं सुनता है। उसके बाद अगला इसमें क्या एक पॉइंट और लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है एक पॉइंट और, इसके अंदर एक पॉइंट ये लिखा जा सकता है कि जूनियर हैज़ टू फॉलो, जूनियर को फॉलो करना होता है लीडर, अदरवाइज पनिशमेंट, वरना आपको सज़ा मिलती है। ठीक, तो ये हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक, इसमें दूसरा हमारा होता है फ्री रेन। फ्री रेन में क्या सीन होता है? फ्री रेन में बहुत बढ़िया सीन होता है। जो बॉस होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। बॉस कहता है मुझे मतलब ही नहीं है, तुम जो चाहो वो करो। ये ए वर्कर है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए जो है बी से पूछ सकता है, बी ए से पूछेगा, ए सी से पूछेगा। मतलब ये सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में पूछ के ये कोई भी फैसला ले सकते हैं, एक दूसरे से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन बॉस जो है इसमें इंटरफियरेंस नहीं करता है। मतलब यहाँ लीडर जो होता है वो एम्प्लॉयज़ को कंप्लीट फ्रीडम देता है अपने जूनियर्स को। तो वही बात यहाँ लिखेंगे, लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू जूनियर। यहाँ पे लीडर जूनियर्स को कंप्लीट फ्रीडम देता है, किस चीज़ की? टू सेट गोल्स, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स खुद इस्तेमाल कर सकें। लीडर डज नॉट बिलीव इन यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज नेसेसरी। मतलब लीडर यहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल तब तक नहीं करेगा जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगी। ठीक, अब इसमें क्या करता है बॉस? इसमें बॉस गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जूनियर। इसमें बॉस जो है सारी जिम्मेदारियां जूनियर्स को दे देता है, एंड सपोर्ट them in completion of work, और उनको काम पूरा करने में मदद करता है या टास्क को पूरा करने में मदद करता है। ठीक, ये हो गया। अब इसमें और क्या लिख सकते हैं? इसमें ये लिखा सकता है दिस इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप यहाँ पे लीडर जो है यहाँ पे खाली वॉचर का काम करता है, ये कोई लीडरशिप स्टाइल नहीं माना जाता। दिस इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल, ये कोई लीडरशिप स्टाइल नहीं है। लीडर एक्ट एज अ वॉचर, लीडर यहाँ पे खाली वॉचर का काम करता है, या कह लो एम्परर का काम करता है। वो खाली देखता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पार्टिसिपेशन नहीं होता है उसका। तो ये हमारा इसमें आ जाता है। डेमोक्रेसी जो हमारे देश में भी चल रही है, आपको बताइए, सबका साथ सबका विकास। ठीक, ये जो होता है ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव के ऊपर बनी होती है। आपको प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहीं पढ़ा था, तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। ठीक, कि हमें एम्प्लॉयज़ को इनिशिएट, मतलब एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, उनकी सजेशंस वगैरह को सुनना चाहिए। ये सब हमारा ये प्रिंसिपल में कहता थे। अब इसके अंदर लिखना क्या है? इसके अंदर यहाँ लिखना है, इसके अंदर लीड क्या करता है? इसके अंदर लीडर कंसल्ट
विद जूनियर्स, लीडर जो है वो जूनियर्स के साथ कंसल्ट करेगा बिफोर टेकिंग डिसीजन। कोई भी फैसला लेने से पहले लीडर जो होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने जूनियर्स के साथ कंसल्टेशन करेगा। लीडर यहाँ पे मानता है, लीडर मानता है पीपल परफॉर्म वेल, लोग अच्छा काम करते हैं इफ दे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, अगर उनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसलिए वो उनसे कंसल्ट करता है, उनसे कहता है कि बताओ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनके सजेशंस को सुनता है। जब उनके सजेशंस फॉलो होंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, सीरियसली काम तो करेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया। अगला इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम लीडर क्या करता है, एनकरेज करता है सबॉर्डिनेट्स को, ठीक, ताकि वो एनकरेज सबॉर्डिनेट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक, इसके अलावा और क्या करता है, रिस्पेक्ट ओपिनियन ऑफ अदर्स, वो और लोगों के ओपिनियंस को इज्जत देता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें बॉस बीच में होता है। ठीक है, बॉस के चारों तरफ लोग होंगे, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। अब मज़ेदार बात यह है, इसमें ए बॉस से भी बात कर सकता है, बॉस ए से भी बात करेगा, बी भी बॉस से बात करेगा, बी बॉस बी से बात करेगा, सी भी कर सकता है, डी भी सेम काम कर सकता है, ए भी डी से बात कर सकता है, ए बी से भी बात कर सकता है, बी सी से भी बात कर सकता है और सी डी से भी बात कर सकता है। तो ये डायग्राम आप इसमें बना सकते हो। ये क्या होता है, हमारा ग्रुप सेंटर्ड होता है, ये ध्यान रखना। ग्रुप सेंटर्ड वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब डेमोक्रेटिक होगा केस स्टडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या होता है, ठीक, इससे अगर हम देखें इसमें और क्या लिख सकते हैं, लीडर गिव्स ऑर्डर, लीडर ऑर्डर तो देता है बट आफ्टर कंसल्टिंग विद जूनियर्स से कंसल्ट करने के बाद इट इंक्रीज लॉयल्टी, इससे हमारे एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी इंक्रीज हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। अब इन सब के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। सिंपल है, स्टेट करने को आते हैं, खाली एक्सप्लेन करने को नहीं आते। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होगा भाई, मालिक ही सारे फैसले ले रहा है, सारे डिसीजन वही कर रहा है, तो इससे पहला फ़ायदा मिलेगा इंक्रीज प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा फ़ायदा क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्यों, क्योंकि उसे किसी से कंसल्ट ही नहीं करना है, सारे फैसले तो खुद ही लेने हैं, तो भाई समय बर्बाद ही नहीं होगा। ठीक, इसके लिए ये लीडरशिप स्टाइल और क्या फ़ायदेमंद, कहाँ काम आ सकता है, ये सूटेबल होता है, सूटेबल व्हेन, ये सूटेबल होगा व्हेन एम्प्लॉयज़ आर, जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, आर अनएजुकेटेड, जब वो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, अनस्किल्ड हैं, तो हमारा ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तब काम में आता है। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा इसमें आ जाता है, तो इसके ये एडवांटेजेस आप ले सकते हो। तीसरा वाला एडवांटेज नहीं है, सूटेबिलिटी आ जाता है, तब सूटेबल होता है जब हमारे एम्प्लॉयज़ अनएजुकेटेड या अनस्किल्ड होते हैं, या फिर जब लीडर सारे फैसले खुद लेना चाहता है, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। अब इससे डिसएडवांटेजेस क्या आएंगे, डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेज आएगा फ्रस्ट्रेशन अमंग एम्प्लॉय में फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन हमें देखने को मिलेगा
एम्प्लॉयज़ के अंदर, ठीक है, उनका मॉरल लो हो जाएगा, क्योंकि उनके कोई सजेशन सुन नहीं रहा है, उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, वो उनसे कह रहा है बस काम करते जाओ, ठीक। लेस पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ एम्प्लॉयज़ का कुछ पार्टिसिपेशन ही नहीं है, सारे काम लीडर कर रहा है, सारे फैसले वो ले रहा है, एम्प्लॉय तो बस उसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे पोटेंशियल, अगला नुकसान क्या है, एंड क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉय की होती है, आर अनयूटिलाइज्ड, उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, मतलब एम्प्लॉय के स्किल्स वगैरह का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसके अलावा नो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, इसमें एम्प्लॉय कुछ सीखता नहीं है, वो फैसले लेना नहीं सीखता, वो हायर रैंक के लिए तैयार नहीं हो सकता, जो हमने डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में पढ़ा था, यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो ये समस्या है। इसके बाद अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक के एडवांटेजेस लिख सकते हैं, बहुत आसान पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक का पहला फ़ायदा क्या मिलेगा, इसमें क्या हो रहा है, एम्प्लॉय से पूछ पूछ के काम हो रहा है, सारे फैसले उसके सजेशंस के बाद लिए जा रहे हैं, ठीक है, लीडर अपना फैसला थोप नहीं रहा है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा, एम्प्लॉय खुश होंगे, ठीक ठीक। इसके अलावा दूसरा क्या फ़ैसला मिलेगा, जनरेट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इन एम्प्लॉय के अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आएगी, मतलब एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होगा, आप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर हम एडवांटेजेस में, रिड्यूस लेबर टर्नओवर, इससे लोग नौकरी छोड़ छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है लोग जब ज़्यादा नौकरी छोड़ के जाते हैं तो हायर लेबर टर्नओवर होता है, ठीक। बेटर डिसीजन, फैसले अच्छे लिए जा सकते हैं, 4 बहुत हैं वैसे तो, ये 4 ही याद कर लो, ठीक है। अगला इसके बाद डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसान क्या क्या हैं, इसके नुकसान की अगर मैं बात करूं, टाइम कंज्यूमिंग होगा, समय ज़्यादा लगेगा, डिले इन डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने में देरी होगी, नहीं होगी, ठीक है। साइन ऑफ इनकैपेबल लीडर, और ये एक इनकैपेबल लीडर के साइंस होते हैं, मतलब ये शो करता है कि लीडर जो है खुद अपने फैसले नहीं ले पा रहा है, ठीक। तो ये हमारा इसमें आता है। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम दोनों कवर कर लेते हैं फटाफट से। इसके एडवांटेजेस क्या मिलेंगे, सेम मिलेगा, पहला जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय अपने टारगेट्स, अपना काम खुद डिसाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट, सारे फ़ायदे एम्प्लॉय को ही मिल रहे हैं यहाँ पे, वो खुद डेवलप होगा, क्यों एम्प्लॉय डेवलप होगा, सारे फैसले डिसीजंस वगैरह वो खुद ले रहा है, तो कुछ ना कुछ सीखेगा। यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन होगा किसका, एम्प्लॉय के स्किल्स का, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल या फिर स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय के पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। डिसएडवांटेजेस, ठीक, इसके डिसएडवांटेजेस में नो कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। दूसरा आप लिख सकते हो कॉज कियोस इन ऑर्गेनाइजेशन, अफरा तफरी मच सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर इंसान अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक। तो ये हमारा तब काम, ये हमारे इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए, तो ये आ सकता है, तो ये था एक टॉपिक। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमें अगला टॉपिक कवर करना है आपका, तो वो टॉपिक है कम्युनिकेशन, ठीक। कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 और मोर पर्सन। बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो, कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम आइडियाज़ एक्सचेंज करें, फैक्ट्स एक्सचेंज करें, ओपिनियंस सुनें, एक दूसरे के समझें, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करें, ठीक। 2 लोगों के बीच में ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर,
ठीक, कम्युनिकेशन क्या है? एक ट्रांसफर है इंफॉर्मेशन का सेंडर से रिसीवर के साथ विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। जब इंफॉर्मेशन रिसीवर समझ जाएगा तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, मतलब फीडबैक मिल जाएगा तो हमारा प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन अगला टॉपिक, इसमें जो सबसे पहला आपको पढ़ना होता है वो एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं या कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ना होता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंडर होगा हमारा, ठीक है, सेंडर मैसेज भेजेगा। ठीक, सेंडर सबसे पहले क्या काम करेगा? मैसेज सोचेगा दिमाग में। सेंडर का काम होगा सबसे पहले दिमाग में मैसेज को सोचना। जब वो मैसेज सोच लेगा तो उस मैसेज को वो एनकोड करना शुरू करेगा। एनकोड करने का मतलब टाइप करना या लिखना शुरू करेगा, सिंबल्स वर्ड्स में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। फिर इस एनकोडेड मैसेज को मीडिया के थ्रू, मीडिया कुछ भी हो सकती है, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ईमेल, किसी भी जरिया, मीडिया मतलब जरिया, पाथ, चैनल, इसके थ्रू ये मैसेज ट्रांसफ़र होगा और जो हमारा रिसीवर होगा उस तक पहुंच जाएगा। फिर रिसीवर क्या करेगा? इस मैसेज को डिकोड करेगा, समझेगा और समझने के बाद इस मैसेज का रिप्लाई देगा जिसे हम कहते हैं फीडबैक। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। ठीक, ये वैसे भी आ सकता है और अगर हाँ इस मैसेज को ट्रांसफ़र होने में या फीडबैक पहुंचने में कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है, रुकावट आती है, तो वो हमारी नॉइज़ कहलाती है। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, ये याद कर लो। इसके ऊपर केस स्टडी पूछी जा चुकी है, वैसे कौन से पेपर में पूछी गई है एक्यूरेटली मुझे ध्यान नहीं है, शायद लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन है जिसमें आपको यही पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से स्टेप है। ठीक, लास्ट ईयर का पेपर, लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर मतलब 2023-24 का जो सैम्पल पेपर होगा उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आप वहाँ से देख भी सकते हो किस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ज़्यादा डिटेल्ड में इसमें नहीं घुसना है आपको, दो तरीके का कम्युनिकेशन मिल जाएगा आपको, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है टेक प्लेस करता है चेन ऑफ कमांड या स्केलर चेन की मदद से। ठीक, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच गोज थ्रू ऑफिशियल चेन ऑफ कम्युनिकेशन स्केलर चेन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गया, जो ऑफिशियल चेन होती है कम्युनिकेशन की, स्केलर चेन जो हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग चलता है। अब ये कम्युनिकेशन दो तरीके का हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। वर्टिकल मतलब कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी टाइप्स होते हैं, वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका ऊपर नीचे, अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लो करता है। ठीक, तो कम्युनिकेशन कैसा होगा हमारा? वर्टिकल होगा। वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को बताएगा, और इसके ठीक है, या फिर इसका उल्टा होगा, लोअर मिडिल को और मिडिल टॉप को कोई भी बात बताएगा। इधर टॉप मैनेजमेंट प्लान बनाएगा तो मिडिल लेवल को एक्सप्लेन करेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को, लोअर लेवल अपनी परेशानी इन्हें बताएगा, ये उनकी परेशानियाँ आगे कन्वे करेंगे। तो ये हमारा इसके अंदर जाता है। दूसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कब होता है? ये हॉरिजॉन्टल तब होता है जब सेम डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं लोग, वो करते हैं। जैसे कोई कंपनी है, मान लो दो डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन और एक सेल्स। ठीक, जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा और जो सेल्स मैनेजर होगा, अगर ये आपस में बीच में कम्युनिकेट करेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन माना जाएगा। ठीक, कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन्स होल्डिंग पोजीशन एट द सेम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे जो लोग होल्ड कर रहे हैं पोजीशन, वो लोग अपन आपस में बात करते हैं तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन
कहलाता है। ठीक है, अब इसके आपको क्या पढ़ने हैं, फीचर्स पढ़ने हैं। तो फटाफट से फीचर्स एक्सप्लेन कर देते हैं, ज़्यादा वैसे नहीं है, एक लाइन में ही है। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ गोल, मतलब यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होगा वो खाली गोल को अचीव करने से रिलेट करता होगा, कोई भी फालतू बात नहीं होगी, सारी ऑफिशियल बातें होंगी, कोई और बात नहीं होगी। दूसरा सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मतलब स्केलर चेन को फॉलो करेगा कम्युनिकेशन जो होगा हमारा, ठीक, एक चेन ऑफ कमांड जो है हमारा उसको फॉलो करेगा, तो ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा थ्रू स्केलर चेन। इसके अलावा हम बात करें इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब यहाँ पे कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही सिर्फ जो है वो हमारी फ्लो होंगी। चौथा अगर मैं बात करूँ, डिले देखने को मिलेगा। डिले का मतलब यहाँ पे फिक्स चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, स्केलर चेन है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है अगर गैंग प्लान फॉलो नहीं किया जाएगा तो स्केलर चेन क्या कहती थी, ये होती है स्केलर चेन। उल्टी सीधी बना देता हूँ, थोड़ी सी गंदी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये डी है, ये ई है। अगर आप ई को कोई बात बी को बतानी है तो ई पहले डी को बताएगा, डी पहले ए को बताएगा, डी पहले ए फिर बी को बताएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे ये समस्या, या ई को कोई बात सी को बतानी है तो फिर वो सी तक पहुँचेगी। गैंग प्लान हमने पढ़ा था, दोनों आपस में बात कर सकते हैं सेम लेवल पे, अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो वो बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें गैंग प्लान अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन कितनी देर में पहुँचेगी, डिले होगा नहीं होगा, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। तो ये हमारे इसके फीचर्स होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, पहले बताया इनफॉर्मल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, केस स्टडी में पहचानने को आएगा। और इसके अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के यही पूछेगा आपसे, डिफरेंस भी पूछ सकता है इन दोनों के बीच का, तो डिफरेंस आप बुक से कवर कर लेना। ठीक, डिफरेंस है वैसे यही लिख दिया जाएगा, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, ऑफिशियल चेन होती है, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं होता है। मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, इन कम्युनिकेशन डेट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जो कम्युनिकेशन टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग ऑफिशियल चेन ऑफ कम्युनिकेशन या चेन ऑफ कमांड, ठीक, चेन ऑफ कम्युनिकेशन जिसको फॉलो नहीं करेगा, जब कम्युनिकेशन ऑफिशियल चेन को फॉलो नहीं करेगा तो वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन माना जाता है। ठीक, ये कई तरीके का होता है, जैसे कि सिंगल स्ट्रैंड होगा। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब ए ने बी को बताई, बी ने सी को बताई, सी ने डी को बताई, ऐसे बात आगे चलती चली जा रही है। दूसरा होता है हमारा गॉसिप। गॉसिप में क्या सीन होता है, एक ही इंसान होगा, ए बी को भी बताएगा, सी को भी बताएगा, डी को भी बताएगा, ई को भी बताएगा, एफ को भी बताएगा, जी को भी बताएगा, ये गॉसिप में आ जाता है। प्रोबेबिलिटी, ठीक, प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, एक इंसान है जैसे ए है, ए ने बी को बताया, सी को नहीं बताया, बी ने डी को बताया, ई को नहीं बताया, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। मतलब हम छोड़ छोड़ के बता रहे हैं, जिन्हें चाह रहे हैं खाली उन्हें बता रहे हैं। अगला आता है क्लस्टर। क्लस्टर मतलब मैं घर से निकलूँगा, बी मिला, बी को बात बताई, ई मिला, ई को बात बताई, जो मुझे मिलता चला जाएगा, ऐसी बी को डी मिला, डी को बताई, ई मिला, ई को बताई, यहाँ पे ई को एफ मिला, एफ को बताई, तो इसमें क्लस्टर बनता जाएगा। मतलब हर इंसान आगे कम्युनिकेशन पास करता जाएगा, जो जो उसे मिलता जाएगा उसे उसे वो इंफॉर्मेशन पास करते जाएंगे, ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब इसके फीचर्स, छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैंने कहा था ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस खाली केस स्टडी में पूछा जा सकता है, चांसेस हैं 4 नंबर में, तो एक बार बस इसे पढ़ लो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको क्या देगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देगा। मतलब आपको अंदरूनी शांति प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसमें आपके फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बनेंगे, फ्रेंडली रिलेशंस की वजह से आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगा, मिलेगा। दूसरा अगर हम देखें तो इस फास्ट, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत तेज़ चलेगी। क्यों? क्योंकि कोई स्केलर चेन नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक, इसके अलावा हम बात करें कि कम्युनिकेशन है बहुत तेज़ी से होगा, मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से स्प्रेड होगी। रूमर्स,
इसमें अफवाहें बहुत उड़ती हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे अफवाहें उड़ती हैं, नॉट पॉसिबल, यहाँ पॉसिबल नहीं होता। ठीक, टू फाइंड द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन आई कहाँ से, मतलब अफवाह उड़ गई, अब वो अफवाह शुरू कहाँ से हुई है पता नहीं चलता। इंफॉर्मेशन गेट डिसऑर्टेड, मतलब इंफॉर्मेशन खराब हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। जैसे ए ने बी को बताई कोई बात, अब बी को वो बात सी को बतानी थी, सॉरी ऐसे समझो, ए ने बी को कोई बात बताई, ए को डी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, ऐसे समझ सकते हैं हम। ए को डी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, लेकिन बीच में बी और सी थे। ठीक है, या मान लो और भी लोग थे, तो ए ने बी को बता दी वो बात, बी ने सी को बताई, सी ने जब डी को बताई, तो वो पूरी बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई, इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई और कुछ चीज़ें गायब हो गई। ये अक्सर होता है, तुम अपने दोस्त से कहते हो कि भाई उससे ये बात कह दियो, तो उसने वो बात तो बताई साथ में एक दो बातें और जोड़ दी, या काम की बात बताई नहीं, फालतू को बता के किस्सा खत्म कर दिया। तो इन्फॉर्मेशन जो होगी इसमें वो डिसऑर्टेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगला क्या दे सकता है, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको, मतलब जो इंफॉर्मेशन है लला वो सीक्रेट नहीं रहेगी, वो एक तरीके से अब लीक हो सकती है। तो ठीक, ये इसके अंदर है, ये फीचर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको अगर पढ़ना चाहो तो बुक के अंदर लिखे हुए होंगे, एक एक लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा, वरना मैं अभी ग्रुप पे इनके मेरे पास जो लिखे हुए हैं उसके फ़ोटोज़ खींच के भेज दूँगा। तो ये आपका ये हो जाता है। अब इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन का, जो एग्ज़ाम में आपसे बार बार पूछा जाएगा, बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आने वाली रुकावटों या समस्याओं के बारे में हमारा यहाँ पे कवरिंग होती है, इस ये टॉपिक कवर करता है। तो कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे बैरियर होते हैं वो होते हैं सीमेंटिक बैरियर, और ये बहुत बार पूछे भी गए हैं। मोस्टली अगर मैं ध्यान दूँ तो मैंने जितने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं, अभी रिसेंटली कुछ देखे और पहले भी देखता आ रहा हूँ, तो उसमें मुझे सीमेंटिक बैरियर्स बहुत बार देखने को मिले हैं। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो सीमेंटिक बैरियर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सीमेंटिक बैरियर्स रिलेट किससे करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना सीमेंटिक बैरियर्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स कंसर्न विद एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज, मतलब मैसेज को टाइप करने में और मैसेज को समझने में जो समस्याएं आती हैं वो हमारी इसमें आती है, मैसेज को कन्वे करने में, मतलब मैसेज को सिंबल्स वगैरह में ट्रांसलेट करने में, मैसेज को ट्रांसलेट करने में जो समस्या आएगी, आसान शब्दों में ये कहा जाए एनकोडिंग का मतलब मैसेज को ट्रांसलेट करने में समस्याएं जो आती हैं, या डिकोडिंग समझने में जो समस्या आती हैं, वो हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, ये समस्याएं क्यों आती हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। हो सकता है मैसेज अच्छे से लिखा नहीं गया हो, ठीक ठीक, मैसेज नॉट कन्वेड बिकॉज ऑफ, मतलब मैसेज आपका समझ नहीं पाए कोई इंसान, क्यों नहीं समझ पाए, बिकॉज ऑफ रॉन्ग वर्ड, आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, ठीक, कोई ऐसा शब्द या फिर इनएडुकेट वोकेबलरी, ठीक, इनकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा है, तो ये हमारा बैडली एक्सप्रेस मैसेज के अंदर आ जाता है। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें, इसके बाद अगला आता है हमारा जो अगला है हमारा सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। कभी कभी हम मैसेज को लिखते समय अलग अलग तरीके के सिंबल्स का यूज़ करते हैं, या एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये लिख सकते हो आप सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, सिंबल्स के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, कभी कभी एक वर्ड्स के सिमिलर मीनिंग होते हैं, तो उसकी वजह से दूसरा इंसान उसका दूसरा मीनिंग समझ सकता है।
तो इसमें ये बात लिख सकते हो, अ वर्ड हैव डिफरेंट मीनिंग्स। हर एक, कभी कभी एक शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक, मीनिंग्स, अलग अलग मीनिंग्स होते हैं एक वर्ड के। रिसीवर में अंडरस्टैंड द अदर मीनिंग, रिसीवर दूसरा मीनिंग समझ सकता है। जैसे तुमने कहा प्राइस, अब तुम कह रहे हो प्राइस, सामने वाला समझ रहा है प्राइस, ठीक है। तुम कह रहे हो प्रिंसिपल, ये वाला आदमी समझ रहा है प्रिंसिपल, स्कूल वाला। ठीक, तो फर्क है, ये दिक्कत आ सकती है हमें। इसके अलावा और क्या समस्या आ सकती है सी पे, फॉल्टी ट्रांसलेशंस। मतलब तुमसे फॉल्टी ट्रांसलेशंस का मतलब हो गया कि तुमने जो वर्कर्स जो हैं कभी कभी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं मैनेजर्स के द्वारा यूज़ की हुई। वर्कर्स में नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज यूज्ड बाय मैनेजर। अब कोई मैनेजर आया, वो बहुत तेज़ी में इंग्लिश में बोल के चला गया, वर्कर कह रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में ही नहीं आया। ठीक, तो ये क्या आता है हमारा फॉल्टी, इसमें आ जाएगा फॉल्टी ट्रांसलेशंस के अंदर आ जाता है हमारा, कि वर्कर समझ ही नहीं पा रहा है कि मैसेज क्या उस तक पहुंचना चाहिए। अगर ट्रांसलेटर सही नहीं होगा तो मैसेज अच्छे से नहीं पहुंचेगा। जैसे इसमें हम और क्या ले सकते हैं, अगला ले सकते हैं हम अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। इसमें क्या आ जाएगा अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस में आपका, ठीक, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस का मतलब हो गया सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। मतलब कभी कभी वो मैसेज का मतलब ही दूसरा निकाल लेते हैं। समटाइम द वर्कर में मिस इंटरप्ट द अजम्पशन। इसका मतलब है वर्कर मिस इंटरप्रेट द अजम्पशन। ठीक, वर्कर जो है वो बात को समझ नहीं पा रहा है। ठीक, जैसे कि मतलब क्या है, जैसे कि मालिक ने कहा टेक केयर ऑफ गुड्स। ठीक, अब टेक केयर ऑफ गुड्स का मतलब, मैं मान लो प्रोडक्शन मैनेजर से मैनेजर कह के गया, प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वर्कर्स, उनसे प्रोडक्शन मैनेजर कह के गया टेक केयर ऑफ गुड्स। तो वर्कर क्या समझेंगे, गुड्स का ख्याल रखना। वो यहाँ पे गुड्स का ख्याल रखने के लिए नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि गुड्स की क्वालिटी का ख्याल रखना, गुड्स सारे अच्छी क्वालिटी के बनाना, मैंने समय ध्यान रखना। तो ये हमारा इसमें आ जाता है। इसके अलावा अगला टेक्निकल जार्गन। मतलब कभी कभी हम टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं बात करते समय। मैनेजर्स जो होते हैं, जो टेक्निकली अच्छे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, कभी कभी अपनी भाषा में टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो उससे समस्या आती है। जैसे कि सैलरी, सबको कॉमन वर्ड पता है, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाओगे, वहाँ पे सीटीसी कहते हैं सैलरी को, कॉस्ट टू कंपनी। तो अब आदमी सोच रहा है सीटीसी ये क्या है, पता ही नहीं है सीटीसी मतलब सैलरी की बात हो रही है। तो टेक्निकल वर्ड्स अगर यूज़ करे जाएंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक, तो यहाँ पे ये हमें समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो एक बार फिर से यहाँ से बुक से समझा देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट लगेंगे बुक से ख़त्म करने में। सबसे पहले सीमेंटिक बैरियर्स। सीमेंटिक बैरियर्स जो है वो किससे रिलेट करेंगे, एनकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ मैसेज से रिलेट करेंगे। पहली चीज़ ध्यान रखना, इसमें सबसे पहली समस्या आएगी बैडली एक्सप्रेस मैसेज। ठीक, कभी कभी लैक ऑफ वोकेबलरी की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ वोकेबलरी, मैनेजर में यूज़ रॉन्ग वर्ड्स और ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स। मतलब कभी कभी जैसे बात करते समय मैनेजर भाषण दे रहा है या फिर स्पीच दे रहा है, उसे कोई वर्ड ध्यान नहीं आया तो उसने उसकी जगह कोई और वर्ड यूज़ कर लिया। इसकी वजह से क्या होगा, मैसेज जो है वो सही से कन्वे नहीं हो पाएगा। मैनेजर फेल टू कन्वे द सेम मीनिंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सही मीनिंग नहीं बता पाएगा। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, कभी कभी एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, रिसीवर उसका कोई और मीनिंग निकाल सकता है। फॉल्टी ट्रांसलेशंस, वर्कर्स कभी कभी समटाइम्स वर्कर डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज़ यूज बाय द मैनेजर। मैनेजर जो भाषा इस्तेमाल करता है उसे नहीं समझ पाते हैं। अगर वर्कर उसे ट्रांसलेट कराने की कोशिश करें और इफ़ द ट्रांसलेटर इज़ नॉट एफिशिएंट, और ट्रांसलेटर सही नहीं है, तो
वो ट्रांसलेशन में गलती करेगा, जिसकी वजह से गलत इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाएगी। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, कभी कभी वर्कर में मिस इंटरप्ट द अजम्पशन, मालिक की बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। मतलब जैसे कि मालिक ने कहा बॉस इंस्ट्रक्ट सबऑर्डिनेट टू टेक केयर ऑफ गुड्स, की गुड्स का ध्यान रखना। ठीक है, अब गुड्स का ध्यान रखने को मालिक तो क्या किया, इसका मालिक का मतलब था टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुड्स, की गुड्स की क्वालिटी का ध्यान रखना। लेकिन वर्कर ने क्या समझा, वर्कर अंडरस्टैंड दैट ही इज इंस्ट्रक्टिंग टू कीप द गुड्स सेफली, की गुड्स को ध्यान से रखना है, संभाल के रखना है। टेक्निकल jargon, मतलब कभी कभी जो स्पेशलाइज एक्सपर्ट्स होते हैं वो टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि वर्कर्स की समझ में नहीं आते, जैसे कि EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक, तो समझ में ही नहीं आ रहा है, वर्कर से कह रहे हैं कि इस साल हमारा EBIT जो है वो 20 लाख रुपए का है। वर्कर कह रहे हैं अभी क्या होता है EBIT, क्या बात कर रहे हैं ये लोग। प्रॉफिट कहते तो समझ में भले ही आ जाता। ठीक, तो ये हमारा है बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग। मतलब कभी कभी जब हम अलॉन्ग विद वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं, हम लोग कभी कभी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और बॉडी के गेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं बात करते समय, इशारे करते हैं। अगर हमारे इशारे जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं करती, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन इज़ नॉट मैचिंग द बॉडी लैंग्वेज, वर्कर्स कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। मतलब तुम जो हो इशारा कर रहे हो और बोल कुछ और रहे हो, तो वर्कर समझ ही नहीं पा रहा है कि मतलब क्या। ऐसे कि अक्सर इसका बहुत बड़ा एग्जांपल, लड़के जब या फिर आप बाइक पे कभी अपने दोस्त के संग जा रहे होते हो, पीछे बैठे होते हो, तो दोस्त को हाथ यहाँ पे वो देख, वो रेस्टोरेंट देख, वहाँ पे चलेंगे खाना खाने, या वहाँ चल रहे हैं वहाँ पिज़्ज़ा खाएंगे, इशारा करके बताया। अब पीछे से जो इंसान आ रहा है गाड़ी लेके या जो सामने से आ रहा है, उसे क्या पता कि तुम उसे रेस्टोरेंट इशारा करके बता रहे हो, वो समझ रहा है कि तुम मुड़ने के लिए हाथ दे रहे हो, है नहीं। तो ये बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग मैच नहीं हो रही है, तो ये समस्या यहाँ आ सकती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या आएंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर आपकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से रिलेट करते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो ये स्टेट ऑफ माइंड से रिलेट करते हैं, किसके, सेंडर और रिसीवर दोनों के, ये उनके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इसमें क्या क्या समस्या आती है, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, मतलब मीन्स ड्राइविंग कंक्लूजन बिफोर कंप्लीशन ऑफ मैसेज, मतलब पूरी बात तुमने सुनी नहीं, पूरी बात सुनने से पहले ही तुम नतीजे पे पहुंच गए। ठीक, तो ये समस्या आती है। ठीक, लैक ऑफ अटेंशन, जब रिसीवर जो है डज नॉट पे कंप्लीट अटेंशन टू द मैसेज, रिसीवर जो मैसेज दे रहा है, जो बात कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो इससे कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगा। जैसे कि अक्सर होता है क्लास में पढ़ा रहे हैं हम, ध्यान ही नहीं है, दोस्त के संग ध्यान है, उससे बात चलिए अभी शाम को वहाँ चलना है, एक काम करेंगे कोचिंग से पहले वहाँ जाएंगे, स्कूल के बाद यहाँ जाएंगे। ठीक, तो इसमें ध्यान ही नहीं है आपका, आपका अटेंशन ही नहीं है, तो समझ में नहीं आएगा। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, इससे क्या होता है, जब ओरल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत सारे लेवल से गुजरता है, तो बीच में बात गायब हो जाती है। यहाँ दे रखा है व्हेन कम्युनिकेशन पासिस थ्रू वेरियस लेवल, जब कम्युनिकेशन कई लेवल से निकलेगा, मतलब एक इंसान से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास जाएगा, तो वो फिल्टर होना शुरू हो जाएगा और लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, उसमें से हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन गायब हो जाए। डिस्ट्रस्ट, अगर दो लोगों का एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, कम्युनिकेशन और रिसीवर एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं, तो ये भी एक बैरियर के तौर पे काम करेगा कम्युनिकेशन के हमारे। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब ऐसी समस्याएं आएंगी जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से रिलेट करती हैं, जैसे कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स और रेगुलेशंस, ये इसके ऊपर आती हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि सारा काम स्केलर चेन में ही होगा, कोई फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो इससे जो है कम्युनिकेशन में बैरियर आएगी, रुकावट आएगी, ऑब्वियस सी बात है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, ठीक, तो इससे क्या होगा, जो है बैरियर्स क्रिएट होंगे, इन्फॉर्मेशन के मूवमेंट में समस्या आएगी, डिले होगा इन्फॉर्मेशन के पास आउट होने में। स्टेटस डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस की अगर हम बात करें तो स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन नॉट अलाउड एम्प्लॉयज़ टू एक्सप्रेस फ्रीली, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, जो पीपल हायर लेवल पे काम कर रहे होते हैं डू नॉट बिलीव इन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, एज दे फुल दे वुड बी नो दे वुड वॉट हाउ वुड ही नो अबाउट माई जॉब एंड हु इज़ ही टू गिव मी सजेशन। मतलब यहाँ पे ये है, कभी कभी जो हायर लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं वो झूठे लोगों की बात नहीं सुनते थे, तुम ही होते हैं, अपने छोटे भाई तुमसे बोलते थे भैया ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो कहता है भाई साले तू हमें सिखाएगा, है। ठीक, तो वही वाली बात है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन,
मच्छर कहाँ से आ गया। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब जब इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लेवल्स से पास होते हुए आएगी तो वो फिल्टर हो जाएगी, रिस्क्रीन हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन जो है फिल्टर हो जाएगी अलग अलग लेवल तक पहुँचते हुए। से वाइल गिविंग द फीडबैक द सबऑर्डिनेट फिल्टर ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स एंड हाईलाइट ओनली पॉजिटिव साइड। मतलब जैसे कि मान लो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो वर्कर क्या करेगा, फीडबैक रिपोर्ट देते समय सारे नेगेटिव पॉइंट्स को छुपा लेगा और खाली पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताएगा। तो ये हमारा इसमें अंदर आ जाता है। अगला अगर हम बात करें, अगला हमारा आ जाता है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। इसके अंदर क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ के अंदर भाई ये एक्स्ट्रा है, नोट्स में नहीं लिखा होगा, बुक में लिखा है, चलो इसे यहाँ से कर लेना। ठीक, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें फ्री और इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलता है। इज पॉसिबल होता है ओनली व्हेन सम फैसिलिटीज़ लाइक सोशल गेट टुगेदर, कंप्लेंट बॉक्स, टास्क फोर्स वगैरह बने होते हैं। ऐसी फैसिलिटीज़ की वजह से जो होता है कम्युनिकेशन अच्छे से होता है। अगर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, इन एब्सेंस ऑफ सच फैसिलिटी देयर कैन बी डिले एंड बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में रुकावटें आएंगी। पर्सनल बैरियर किस चीज़ से रिलेट करते हैं, तो ये हमारे पर्सनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, रिसीवर और सेंडर के ऊपर, जो कि इन्फॉर्मेशन को फ्लो होने में दिक्कत देते हैं। जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट, अगर सुपीरियर्स का अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर भरोसा या कॉन्फिडेंस नहीं है, देन दे पे नो अटेंशन टू देयर एडवाइस और ओपिनियन एंड सजेशन, तो वो कभी भी उनकी बात के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। लैक ऑफ इंसेंटिव्स, अगर कोई इंसेंटिव नहीं होगा सबऑर्डिनेट्स को मिलेगा सजेशंस देने का, तो वो सजेशंस नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है, उन्हें कोई फ़ायदा मिलेगा। फियर ऑफ अथॉरिटी, कभी कभी सुपीरियर के डर से ही लोग इन्फॉर्मेशन छुपा देते हैं, बताते ही नहीं है। ठीक, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मतलब कभी कभी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वह आर अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट विद सुपीरियर इफ़ दे फील इट मे निगेटिवली अफेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट, मतलब कभी कभी एम्प्लॉयज़ को लगता है अगर हम इस सुपीरियर को ये बात बताएंगे तो ये हमारे ही नुकसान हो सकता है इसमें, तो वो बात नहीं बताते हैं। अब कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या लिखा है ये, ठीक, तो इसका कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें 7 पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है। 7 से 8 पॉइंट होंगे वैसे तो कायदे में। ये सब रुकावटें हैं, अगर ये सारी रुकावटें दूर हो जाएं तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। अबे 10 पॉइंट है इसमें, ठीक, तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। तो पहला क्या है, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, मतलब हमें कोई भी बात करने से पहले कि हमें क्या बात करनी है हम ये सोच लें। वी मस्ट क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट, द मैसेज कैन बी कन्वेड प्रॉपरली ओनली इफ इट इज़ क्लियरली फॉर्मुलेटेड इन द माइंड ऑफ कम्युनिकेटर, मतलब बात करने से पहले, किसी को कोई भी बात की शुरुआत करने से पहले अपने माइंड में सोच लो कि आपको उससे क्या बात करनी है। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, मतलब जब भी हम बात करें वी मस्ट कीप इन माइंड, तो हमें ये दिमाग में जो रिसीवर है उसकी नीड्स को ध्यान में रखना चाहिए, उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही बात करनी चाहिए। मतलब सेंडर को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो उसकी एजुकेशन लेवल के ऊपर हो, मतलब टेक्निकल जार्गन जैसी समस्या ना आए। मतलब जब हम कम्युनिकेट करें तो हम सेंडर की क्वालिफिकेशन एजुकेशन लेवल को ध्यान में रखें, रिसीवर की सेंडर को ध्यान में रखना चाहिए, रिसीवर की क्वालिफिकेशंस वगैरह को कहीं मालूम पड़ा ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर लें जो उसने सुने ही ना हो। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन, ठीक, ये माना जाता है कि कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले सुपीरियर्स को सबऑर्डिनेट से कंसल्ट कर लेना चाहिए डिसीजन लेते समय। ठीक, इसके अंदर लिखा भी है, ठीक, इट इज़ एडवाइजेबल टू कंसल्ट अदर, मतलब बात करने से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज ऑल हैव टू वर्क टुगेदर कॉमन गोल्स। इफ प्लान्स आर डेवलप्ड एंड कंसल्ट विद द सबऑर्डिनेट्स, अगर जो मैनेजर है वो प्लान्स बना रहा है कंसल्टेशन के साथ, ठीक, एम्प्लॉयज़ को सबऑर्डिनेट्स को साथ में लेके, तो इससे उन्हें उसका कॉपरेशन देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस हो जाएगा। यूज़ ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट, मतलब सही लैंग्वेज वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, ठीक, वर्ड्स का, टोन का, सिंबल्स का मैसेज में यूज़ करते समय बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर फीडबैक, ठीक, फीडबैक जरूर लेना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट ओनली व्हेन द मैसेज इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, ठीक, और हमें कैसे पता लगेगा कि मैसेज जो है रिसीवर के समझ में आ गया, ठीक, वी कैन नेवर नो वेदर रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड द मैसेज और अनलेस
वी गेट द फीडबैक, जब तक हमें फीडबैक नहीं मिल जाएगा। कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, मतलब कम्युनिकेशन जो होना चाहिए मस्ट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारी भविष्य की नीड को भी पूरा करना चाहिए और अभी की नीड को भी पूरा करना चाहिए। फॉलो ऑफ कम्युनिकेशन, देयर शुड बी प्रॉपर फॉलो अप इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द मैनेजर टू सबॉर्डिनेट, मतलब जो इन फॉलो अप होना चाहिए किसका, रेगुलर फॉलो अप होना चाहिए, रिव्यूज़ होने चाहिए, ताकि कम्युनिकेशंस को अच्छा बनाया जा सके, मतलब फीडबैक वगैरह लेना चाहिए। इसके बाद अगला हमारा आ जाता है, अगर हम देखें बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर का मतलब हो गया सेंडर को जो है मस्ट लिसन टू रिसीवर्स वर्ड अल्टरनेटिवली, ऑन द अदर हैंड रिसीवर मस्ट ऑल्सो लिसन द सेंडर विद ड्यू अटेंशन, मतलब सेंडर को जो है वो रिसीवर के वर्ड सुनने चाहिए, फीडबैक अच्छे से लेना चाहिए, और रिसीवर को भी सेंडर की बात को अच्छे से समझना चाहिए। ओपन माइंडेड, मतलब जो पार्टीज कम्युनिकेशन में होनी चाहिए वो ओपन माइंडेड होनी चाहिए। दे शुड नॉट ट्राई टू विद होल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब आप जब कम्युनिकेट करोगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने फ़ायदे के लिए छुपाओगे नहीं, ठीक। या ये भी कह सकते हैं दे शुड नॉट रिएक्ट बिफोर रिसीविंग और लिसनिंग टू द फुल मैसेज, मतलब ओपन माइंडेड बनो, बी अ गुड लिसनर। जैसे यहाँ पे था हमारा एक वो कहाँ गया, लैक ऑफ अटेंशन था, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हम बातों के ऊपर, तो ध्यान से सुनो भैया। या फिर यहाँ पे ओपन माइंडेड का मतलब ये नहीं बनेगा, ओपन माइंडेड का मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ चला गया, प्री मैच्योर एवेल्युएशन, मैसेज को सुने बिना ही काम करने लगे, तो ओपन माइंडेड बनो, पहले पूरी बात सुनो फिर रिएक्ट करो। कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, ठीक, मैसेज जो है, अब मैसेज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज गिवन कंप्लीटली, मैसेज को पूरा दो। रिसीवर शुड नॉट लेफ्ट गैसिंग, मतलब तुक्का ना लगाए, बात को अपनी पूरी बताओ, बीच में मत छोड़ो। अ कंप्लीट मैसेज कैरीज ऑल नेसेसरी फैक्ट्स एंड फिगर, एक कंप्लीट मैसेज के अंदर सारी नेसेसरी फैक्ट्स और फिगर्स हमारी कवर हो जाती हैं। तो ये हमारा इसका प्रोसेस हो गया पूरा। कोड मुझे पूरी उम्मीद है आपके पास लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से। कोड है इसका, कहाँ है, जगह है, जगह है, बहुत जगह है। इसका कोड है किसका, बैरियर्स, सॉरी बैरियर्स का नहीं है, बैरियर का भी लिखवाना है क्या, ठीक, बैरियर का। वैसे तो कोड अगर आप याद करोगे तो बैरियर का कोड है, अगर हम सीमेंटिक बैरियर्स की बात करें, ठीक, सीमेंटिक बैरियर की बात करें, नोट्स के अकॉर्डिंग चलूंगा फिर बता रहा हूँ। फास्ट एंड बैड, ये क्या है, फर्स्ट फास्ट एंड बैड, तो 5 चीज़ें हैं। फास्ट, बैड से बैडली एक्सप्रेस मैसेज, ठीक, एंड कुछ नहीं बनेगा। एफ से अगर मैं बात करूंगा फॉल्टी ट्रांसलेशन, ए से आपका आ जाएगा अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, एस से आपका आ जाएगा सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, टी से आपका आ जाएगा टेक्निकल जार्गन, तो ये इसका हो गया। इसके अलावा साइकोलॉजिकल बैरियर, इसका है डेट, 4 ही हैं, 4 से याद कर लो। डेट में ई से हो जाएगा प्री मैच्योर इवेल्युएशन, टी से हो जाएगा लॉस बाय ट्रांसमिशन, ए से हो जाएगा लैक ऑफ अटेंशन, डी से हो जाएगा आपका डिस्ट्रस्ट। इसके बाद अगला, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात करें तो आप इसमें कोड बना सकते हो प्रोज, कैसे, पी से आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, आर से हो जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस, एस से हो जाएगा स्टेटस, और एक्स से हो जाएगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये इसका कोड हो गया, ठीक। तो ये इन 3 के कोड हो गए। पर्सनल बैरियर का कोड वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है और मुझे बनाना पड़ेगा, याद भी नहीं है, ठीक। ये कोड्स तो वैसे किसी के बनाए हुए हैं,
आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। ठीक, अंकुर अग्रवाल सर के चैनल पे उनके लेक्चर्स में। इसमें आपको अगला कोड अगर हम बात करें इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस का कोड क्या है, फॉलो कालिया। कालिया के से नहीं सी से शुरू होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एफ से क्या होगा, फॉलो अप हो गया आपका, एंड फीडबैक ले लेना, 2 पॉइंट ले लो इससे, फॉलो अप और फीडबैक। सी से हम ले लेते हैं कंसल्ट एंड कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कंसल्ट एंड कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ए से अगर मैं बात करूं, अवेयर ऑफ लैंग्वेज, कि सही भाषा का इस्तेमाल करो। ठीक है, उसमें से बीच बीच में से सेंटेंसेस में से हेडिंग्स निकाल लेना, ये ऐसी निकाली है। एल से हमारा लिसनर वाला ले लेंगे, गुड लिसनर वाला, हम बी अ गुड लिसनर, कि अच्छे लिसनर बनो। ठीक है, आई से भैया क्लैरिफाई द आइडिया, कि आइडिया को क्लैरिफाई रखो। ए से क्या आ जाएगा, ए से आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, दूसरा पॉइंट जो है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, मतलब रिसीवर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से भैया बोलो। ठीक, ये तो आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक, तो ये आपका कोड हो गया इसका। ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है, ये मैंने पूरा कवर करा दिया है। ठीक, आगे अगले लेक्चर में हम एक दो चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। कल और परसों तक मैं कोशिश करूँगा कि सारे अपलोड हो जाए, या सारे नहीं तो मेन चैप्टर्स जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चों को समस्या आती है वो अपलोड हो जाए। चलो।